अनबिलीवेबल डेवलपमेंट्स अमेरिका और ईरान के दरमियान इस लेवल के तबादले शुरू हो गए हैं जो आज से 4 माह पहले कोई सोच भी नहीं सकता था। ये हमने पहले देख लिया है कि अमेरिका ने 60 दिनों के लिए ईरान को एक ऑयल वेवर दे दिया है, यानी आप अपनी ऑयल एक्सपोर्ट्स जारी रख सकते हो। इसके अलावा एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है, ईरान के जो फ्रोजन एसेट्स थे उनको रिलीज करना शुरू कर दिया है। लेकिन यहाँ पर एक प्लॉट ट्विस्ट है जिसको अभी हम देखेंगे कि यहाँ पर अमेरिका क्या अचीव करना चाहता है। ये जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स रिलीज कर रहा है इसके बदले ये अपना फायदा चाहते हैं, और यहाँ ईरान का क्या रिस्पॉन्स आया है इस ट्रेड के हवाले से। और इसके अलावा आज की इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि ये जो इतनी जबरदस्त अपॉर्चुनिटीज खुल रही हैं इससे रीजन और पाकिस्तान के लिए क्या मौके हो सकते हैं और क्या पाकिस्तान इनको मटेरियलाइज कर सकता है कि नहीं। हमने ग्लोबल पीस मेकर का किरदार अदा कर लिया, एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक कामयाबी, सेंटर स्टेज पर आ गए, पूरी दुनिया ने हमें देखा है। तो इस डिप्लोमेटिक विक्ट्री को क्या हम इकोनॉमिक गेन्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, और अमेरिका और ईरान के दरमियान ये जो नई डील्स सामने आ रही हैं इनकी तफसीलात आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। आइए जानते हैं। तो याद करें वही अमेरिका बहादुर जो आज से तकरीबन 4 माह पहले खतरनाक हमले शुरू कर रहा था ईरान पर और ईरान की सिविलाइजेशन को मिटाने की धमकियां दे रहा था। अब उन्होंने ईरान पर से सैंक्शंस किसी हद तक हटाई हैं और उनके मुताबिक हम ईरान की ऑयल एक्सपोर्ट्स को 60 दिन का एक वेवर दे रहे हैं जिसमें वो अपनी एक्सपोर्ट्स जारी रख सकेगा पूरी दुनिया को। ये डेफिनेटली ईरान के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है, लेकिन यहाँ पर भी एक छोटा सा मसला है जिसको अभी हम बाद में देखेंगे। तो आप देखें ये कैसी बड़ी डेवलपमेंट है कि जो ईरान पर सैंक्शन लगाने की बात कर रहे थे अब वो सैंक्शंस हटाने की बात कर रहे हैं। इन सैंक्शंस को हटाने से ईरान की ऑयल प्रोडक्शन, ऑयल डिलीवरी और तेल की सेल्स को बढ़ाने का ऑब्जेक्टिव है। और यहाँ क्रेडिट जाता है पाकिस्तान को जिसने एक जबरदस्त मीडिएटर का किरदार अदा किया, और उसके बाद जो एक मुश्तरका एलामिया जारी हुआ उसमें यही कहा गया था कि एक कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव स्टार्ट हुआ है। इसका आउटकम बहुत जबरदस्त निकला है और जेडी वेंस ने भी इसको कंफर्म किया और ईरान के ऑफिशियल्स ने भी। और अब हम इसका ये आउटकम देख रहे हैं कि ईरान पर से सैंक्शंस में नरमी की जा रही है, जो कि डेफिनेटली एक तरफ रीजन के लिए तो अच्छी खबर है ही, लेकिन इजराइल के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। इस पाबंदी को 21 अगस्त तक हटाया गया है, यानी वही टाइम पीरियड जिसमें ये मुज़ाकरात करेंगे 60 दिनों में और फाइनल डील को अचीव करने की कोशिश करेंगे। इसमें ईरान की क्रूड ऑयल की एक्सपोर्ट्स आती हैं, पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स आती हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आती हैं जो कि ईरान की होंगी। यहाँ पर अमेरिका ने एक और चालाकी खेली है कि इन सैंक्शंस को इस तरह हटाया है कि ईरान का ऑयल अमेरिका तो जा सकता है लेकिन उन मुल्कों में नहीं जा सकता जहां पर अमेरिका की सैंक्शंस लगी हुई हैं ऑलरेडी, जैसा कि नॉर्थ कोरिया, क्यूबा और यूक्रेन की वो टेरिटरीज जो कि रशिया के पास हैं। और बात यहीं तक खत्म नहीं होती, ईरान के जो मुंजमद असासे थे उनको भी रिलीज करना शुरू कर दिया है। और इससे क्या होगा कि ईरान को पार्शली इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम और इंटरनेशनल मार्केट्स की एक्सेस मिलने जा रही है। कंप्लीटली नहीं लेकिन पार्शली किसी हद तक, यानी इन फंड्स को इस्तेमाल करने की हद तक। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि यूएस की सैंक्शंस की वजह से ईरान अपने कुछ पार्टनर्स के साथ तो ट्रेड करता था जैसे कि चाइना, रूस, सेंट्रल एशिया और किसी हद तक बार्टर ट्रेड, और तेल भी बेचता था लेकिन इंटरनेशनल मार्केट प्राइस से कम लेवल पर। अब क्या होगा, ये जब ईरान ग्लोबल सिस्टम में आएगा तो ईरान उसी प्राइस पर तेल बेचेगा जो कि इंटरनेशनल मार्केट में है। तो यहाँ पर ईरान के लिए एक और फायदा होगा और ईरान यहाँ अपनी मर्जी से डिस्काउंट देने का फैसला करेगा अपने पार्टनर्स को। और एनालिस्ट के मुताबिक इस डेवलपमेंट से ईरान की मार्केट्स में बिलियंस ऑफ डॉलर्स आएगा। और याद रहे अभी 100 बिलियन डॉलर से जायद के असास से ये रीसेंट पास्ट की जो सेल्स थी ईरान की, इनको भी यूएस ने मुंजमद किया हुआ था बहुत से ममालिक में। उन एसेट्स को भी अनफ्रीज करने पर ईरान तेजी से काम कर रहा है, और ये वो एसेट्स हैं जो अभी रीसेंट पास्ट में ब्लॉक किए गए हैं। ईरान की जो ऑयल एक्सपोर्ट्स थी उन पर कदगन जब लगाया गया, यानी ईरान ने तेल तो बेच दिया लेकिन पैसा उनके पास वापस नहीं आया। और जो फ्रोजन एसेट्स हैं वो 6 बिलियन डॉलर्स वो यूएस ने बहुत पहले
फ्रीज किए थे। और अमेरिकन के मुताबिक ईरान पर मजीद सैंक्शंस में नरमी की जा सकती है अगर ईरान दूसरे बेंचमार्क्स पर पूरा उतरे। लेकिन यहाँ ईरान के लिए दोनों सिचुएशंस विन विन है। अगर सैंक्शंस इन पर से हटती हैं वो भी एक बहुत बड़ी विक्ट्री है, और अगर ना भी हटे तो ईरान ऑलरेडी अपने पार्टनर्स को तेल बेचता है बड़ी मिकदार में डिस्काउंटेड प्राइस में। लेकिन डेफिनेटली सैंक्शंस में नरमी ईरान की इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा बूस्टर होगा, और मार्केट प्राइस पर बेचने की वजह से ईरान बिलियंस ऑफ डॉलर्स के मुनाफे कमा सकेगा। तो ये नो डाउट ईरान के लिए एक मैसिव डेवलपमेंट है, जो कि पाकिस्तान के लिए भी एक बहुत बड़ी कामयाबी हो सकती है अगर पाकिस्तान यहां पर दुरुस्त फैसले करे। और यहां पर अमेरिका बादर ने एक और नया शोशा छोड़ दिया है। डोनाल्ड ट्रंप और जेडी वेंस ने एक नया आइडिया फ्लोट किया है कि ये जो हम एसेट्स रिलीज करें, ये जो पैसा होगा, इससे ईरान हमारे साथ ट्रेड बढ़ा सकता है और हमारी एग्रीकल्चरल गुड्स वो बाय कर सकता है, और इससे हम अमेरिकन फार्मर्स को फायदा पहुंचाने की कोशिश करेंगे। वही टिपिकल डोनाल्ड ट्रंप जो किसी भी डील में अपना फायदा सोचते हैं। अब ये जो यूएस फार्म एक्सपोर्ट्स हैं, यूएस चाहता है कि ये ईरान को बेचे, ईरान को जो हम पैसा देंगे वो वापस हमारी इकोनॉमी में आए। जेडी वेंस के मुताबिक अगर हम ईरान के ये असासे अनफ्रीज करते हैं तो इससे अमेरिकन किसान अमीर होगा और ईरान के लोगों का भी फायदा होगा। यानी जब ये पैसा ईरान की इकोनॉमी में जाएगा तो लोगों पर लगेगा। और उनके मुताबिक इस हवाले से कतर ऑलरेडी काम कर रहा है कि ईरान के जो फ्रोजन एसेट्स हैं उनको किस तरह अनफ्रीज किया जाए। इससे पहले हमने यूएस और चाइना की टॉक्स में देखा था कि अमेरिका चाइना को कह रहा है कि हमसे ज्यादा एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स खरीदे, और इसकी वजह से इन्होंने एक दूसरे पर टैरिफ्स में कमी भी की थी बहुत सी चीजों में अंडरस्टैंडिंग की वजह से। और डेफिनेटली अमेरिका मजीद पार्टनर्स तलाश कर रहा है कि अगर चाइना की तरफ से रिक्वायर्ड टारगेट पूरा नहीं होता तो यहां हम ईरान के जरिए इस टारगेट को पूरा करें। यहां पर अमेरिकन सोयाबीन की एक्सपोर्ट्स हैं, अमेरिकन कॉर्न है और अमेरिकन गंदुम, ये इन चीजों को ज्यादा से ज्यादा बेचना चाहते हैं। लेकिन अमेरिकन सोयाबीन की बात करें तो बहुत से एनालिस्ट के मुताबिक ये पिग फूड में इस्तेमाल होता है, जो कि ज्यादातर मुस्लिम ममालिक इंपोर्ट नहीं करते। लिहाजा अमेरिकन सोयाबीन का ईरानियन मार्केट में जाने का चांस बहुत कम होगा। डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक हमारे फार्मर्स बहुत पुरुमीद हैं कि हमारी चीजें ईरान जाएंगी, लेकिन एनालिस्ट ने डोनाल्ड ट्रंप की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। यानी चाइना जैसे ममालिक तो पिग फार्मिंग करते हैं, उनको पिग फूड चाहिए होती है, लेकिन बहुत से मुस्लिम ममालिक में पिग फार्मिंग आम नहीं है, इसलिए पिग फूड उनको दरकार भी नहीं होती। इसलिए सोयाबीन की इंपोर्ट्स ईरान की मार्केट में जाने के चांसेस बहुत कम है, यानी डिमांड ही नहीं है। लेकिन इसके अलावा दूसरी कुछ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं जो कि ये ईरान को बेच सकते हैं। इन्हीं कुछ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के हवाले से इख्तलाफ इनका भारत के साथ भी आया था, जब ट्रंप चाह रहे थे कि भारत इनसे ज्यादा एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स खरीदे, जबकि मोदी ने वहां पर एक स्टैंड लिया था भारतीय किसानों के हक में कि अगर हमने आपसे इंपोर्ट कर ली तो हमारा किसान रुल जाएगा, क्योंकि इंडिया भी अगेन एक बहुत बड़ा एग्रीकल्चरल कंट्री है। तो अगर वो दूसरों से इंपोर्ट करना शुरू कर देगा तो उसकी अपनी फसलों का क्या बनेगा। तो इसलिए ये अपनी इन एक्सपोर्ट्स को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, और ईरान के अंदर एग्रीकल्चरल लैंड की कमी है, उनको एग्रीकल्चरल चीजें इंपोर्ट करनी पड़ती हैं, और यूएस यहां पर एक अपॉर्चुनिटी देख रहा है। लेकिन ईरान इस हवाले से क्या कह रहा है? ईरान के मुताबिक जो अनफ्रोजन एसेट्स होंगे वो हम अपनी मर्जी से इस्तेमाल करेंगे, कोई हमें डिक्टेट नहीं कर सकता कि कहां पर करने हैं। और यहां पर ही एक नया इख्तलाफ जन्म ले सकता है, क्योंकि अमेरिका बादर इतनी आसानी से इनके जो असासे हैं वो रिलीज शायद ना करे। उसके लिए अब वो शर्तें आयद कर रहे हैं कि आप हमसे चीजें खरीदो, स्पेशली एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। और उनके जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने बैठकर कोई प्लान बनाया होगा कि ये एरियाज हैं जहां पर ईरान कुछ चीजें इंपोर्ट करता है एग्रीकल्चर की या दूसरी, तो वहां पर ईरान को पुश किया जाए। और अब ये जेडी वेंस और ट्रंप ईरान को पुश करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी एग्री प्रोडक्ट्स आप खरीदें, जबकि ईरान ने कहा है कि ये हमारा पैसा है, हम इसको इस्तेमाल करने के हवाले से आजाद हैं, हम अपनी मर्जी से इस्तेमाल करेंगे। यहां पर ईरान ने एक टॉन्ट भी मारा है अमेरिका बादर को कि कुछ दिन पहले तो आप हमारी सिविलाइजेशन को उड़ाने की धमकी दे रहे थे, और आज अपने फार्मर्स को अमीर करना चाहते हो हमारे पैसों की मदद से। क्या ये खुला तजाद नहीं है? इसी तरह ईरान के एक और ऑफिशियल के मुताबिक हमारे ऊपर कोई ऑब्लिगेशन तो नहीं है कि हम अमेरिकन प्रोडक्ट्स खरीदें, लेकिन अगर उनकी क्वालिटी अच्छी हुई तो हम खरीद सकते हैं, हम इसके बारे में सोच सकते हैं। और यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज ये है कि यूएस और ईरान के दरमियान पॉसिबल एक नई ओपनिंग का आगाज हो सकता है। ये यूएस की पॉलिसी का भी एक मेजर रिवर्सल है, जिसकी रीजन ईरान की रेजिलियंस है।
यानी आप देख सकते हैं कि पोटेंशियल ट्रेड डील्स की बातें शुरू हो गई हैं। और डोनाल्ड ट्रंप की अप्रोच की भी बात करें तो उनको कोई ख़ास मसला नहीं होता कि कौन हमारा स्ट्रेटेजिक दुश्मन है कौन नहीं। आपने देखा है ना कि अमेरिका के जो दो सबसे बड़े स्ट्रेटेजिक राइवल्स हैं, रूस और चाइना, उनके साथ उनका कैसा रवैया है, तो यही अब वो ईरान के साथ भी रखना चाहते हैं और ईरान का पोटेंशियल उन्होंने देखा है। अब जब आप मैदान जंग में अच्छा परफॉर्म करते हो तो आपकी स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी में इजाफा होता है और दुनिया आपकी तरफ आती है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह अमेरिका पाकिस्तान के क्लोज हुआ है। भारत की जंग से पहले ये भारतीयों के ज्यादा करीब थे और अब पाकिस्तान के करीब हो गए हैं। इतना करीब हुए हैं कि यूएस इंडो पैसिफिक कमांड का नाम ही चेंज करके यूएस पैसिफिक कमांड वापस रख दिया 2018 वाला। तो इससे ये पता चलता है कि आपकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस कितनी बढ़ती है जब आप मैदान जंग में परफॉर्म करते हो, और ईरान ने ये करके दिखाया है। और अब डोनाल्ड ट्रंप देख रहे हैं ईरान की तरफ कि अब शायद कोई पॉसिबल डील हो सकती है, ट्रेड डील, यानी जो ईरान को खत्म करने के लिए लगे हुए थे वो अब ईरान से ट्रेड डील की बातें कर रहे हैं। ये एक बहुत ही मेगा डेवलपमेंट है, बड़ी मजेदार सिचुएशन है। यानी इस जंग से पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ भी खुली हुई थी, ईरान पर पाबंदियां भी थीं। ये दो चीजें रिवर्स हुई हैं ईरान के फेवर में, और ईरान न्यूक्लियर के हवाले से भी बहुत सी कंसेशंस देने को तैयार था जो कि अब नजर नहीं आता। और जिस तरह अमेरिकी बेसिस तबाह हुई हैं, तो किसकी विक्ट्री हुई है? क्लियरली ईरान की। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट होगी कि अमेरिका और ईरान के दरमियान कोई ट्रेड डील होती है यहाँ पर कि नहीं। डोनाल्ड ट्रंप की तो ये भी कोशिश होगी कि उन्हें तेल के ठेके मिलें, मतलब अमेरिकन कंपनीज जाएं वहाँ पर, इनके साथ कोई इस हवाले से डील करें कि हम तेल एक्सट्रैक्ट करेंगे और जो अनटैप्ड पोटेंशियल है उसको मटीरियलाइज करेंगे। तो ये तो आगे वक्त ही बताएगा। ये तो पूरे खित्ते की जो सिचुएशन है वो चेंज हो सकती है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप कन्वेंशनल प्रेसिडेंट नहीं है। अमेरिका के स्ट्रेटेजिक थिंकर्स का हमेशा से ये रहा है कि हमने इन जगहों पर अपनी प्रेजेंस बढ़ानी है, अपने पार्टनर्स को इम्बोल्डन करना है, जैसे कि यहाँ इजराइल हो गया, वहाँ नेटो हो गई यूरोप में, और फिर ईस्ट एशिया में यानी पैसिफिक रीजन में चाइना को काउंटर करने के लिए पार्टनर्स हैं, जापान, कोरिया वगैरह। तो डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि हम इस पंगे में क्यों पड़े, हमें चाहिए कि ट्रेड डील्स करें, बेशक वो दुश्मनी क्यों ना हो। और आप देख लें कि ट्रंप के आते ही चाइना की पॉलिसी में कितना बड़ा मेजर शिफ्ट आया है, रशिया की पॉलिसी में कैसा शिफ्ट आया है कि नेटो ही मायूस हो गया है, और यहाँ पर अब देखें इजराइल मायूस हो गया है, इजराइल से इनके फड्डे शुरू हो गए हैं और ये ईरान से ट्रेड डील्स की बातें कर रहे हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, और इसलिए फिर हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि इससे पाकिस्तान भी कोई फायदा उठाए। पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिक विक्ट्री तो अचीव कर ली, आगे क्या करना है? बहुत सी ओपनिंग्स हैं। पाक ईरान गैस पाइपलाइन है, बाइडेन के दौर में तो डोनाल्ड लू की तरफ से धमकियां आती थी कि खबरदार पाक ईरान गैस पाइपलाइन शुरू की तो सैंक्शंस लग जाएंगी। अब पाकिस्तान को ये परसू करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान ने जितना ट्रंप का साथ दे दिया है, अब ट्रंप से हमें भी एक वेवर मिलना चाहिए कि हम ईरान के साथ अपनी ऑयल एंड गैस की एक नई तिजारत शुरू करें। अब जरा ऑफिशियल लेवल पर हो, और डेफिनेटली अगर ईरान पर सैंक्शंस में नरमी होती है तो ईरान भी यही चाहेगा कि वो ऑफिशियल लेवल पर ट्रेड शुरू करे, मार्केट प्राइस पर तेल बेचे। तो इसलिए ये एक बहुत बड़ी ओपनिंग हो सकती है। ईरान के हमसाये होने की वजह से हमें सस्ता तेल भी मिल सकता है, उसकी जो लॉजिस्टिकल कॉस्ट है वो कम है। पूरे खित्ते का लैंडस्केप बदल सकता है अगर कोई स्पॉइलर यहाँ पर आके चीजें खराब ना कर दे। लेकिन लग यही रहा है कि स्पॉयलर्स की ताकत में भी बहुत हद तक कमी आ चुकी है। इसी तरह की स्टेबिलिटी हमें ऐसे लग रहा था कि रीजन हासिल करने लगे 2022 के एंड में, जब चाइना इनकी बातचीत करवा रहा था सऊदी अरब की, ईरान की, और सऊदी अरब भी अपने बहुत से राइवल से बातचीत कर रहा था। लेकिन फिर हो गया 7 अक्टूबर 2023, सारी इक्वेशंस उल्ट पुल्ट हो गई, और ये पिछले 4 साल से उल्ट पुल्ट हैं। अब एक नया मौका नजर आ रहा है कि अवाम की फलाह बहबूद के लिए कुछ किया जाए। पहले क्या होता था कि ये यूरोपियंस भी आते थे यहाँ पर हमला करने के लिए, अब यूरोपियंस में भी वो सकत नहीं रही। उनकी अपनी इकोनॉमीज इस वक्त तनज़्ज़ुली का शिकार हैं, उनके ग्रोथ रेट्स आप देख लें, एनर्जी प्राइसेस देख लें, वो खुद अब कह रहे हैं कि पाइन बख्श दो, हमने अब जंगों में नहीं पड़ना फिलहाल के लिए। फिलहाल जो उनका टारगेट है, अभी एक बहुत बड़े उनको शॉक्स लगे हैं। पहला शॉक कोरोना वायरस, दूसरा शॉक रशिया यूक्रेन जंग, तीसरा ये मिडल ईस्ट की जंग, और ये 2023 से जारी है। इसको अब ये सारे चाहते हैं बंद हो। तो जब आपको ये अप्रोच नजर आ रही है कि अग्रेसर का साथ नहीं दिया जा रहा है इजराइल का, तो आप इससे फायदा उठाएं। एक तो आप सिक्योरिटी लैंडस्केप में बेहतरी ला रहे हैं, आप सऊदी अरब से बातचीत कर रहे हैं, तुर्की से, इजिप्ट से, एक ब्लॉक हमें बनता हुआ नजर आ रहा है क्वाड की शक्ल में। इसमें आप इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी हासिल करें और अपनी ट्रेड को बढ़ाएं। जो ट्रेड रूट्स हम देख रहे हैं इस्टेब्लिश किए जा रहे हैं ईरान के साथ, उनको पूरी तरह से मैक्सिमाइज किया जाए। और अफगानिस्तान के साथ भी अब बॉर्डर खुलना चाहिए, बहुत से ट्रेडर्स का वहां भी नुकसान
नुकसान हो रहा है, पाकिस्तान की सेंट्रल एशिया के साथ जो ट्रेड है वो भी मुतासिर हुई भी है, क्योंकि आप सिर्फ ईरान के रास्ते पर रिलाय नहीं कर सकते। वहां पर एक अलग लेवल की इंस्टेबिलिटी है जो हमारी साइड पर ज्यादा है, बलूचिस्तान में। तो यहाँ पर क्या होता है, अफगानिस्तान वाली साइड से आपके पास ज्यादा स्टेबिलिटी है ये केपी वाली साइड पर, तो आप इसको मटीरियलाइज करें, अपने जो वेस्टर्न बॉर्डर है पूरी तरह से उसका जो पोटेंशियल है उसको मटीरियलाइज करें। लोग अभी तो इस विक्ट्री की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन अगर लोगों की इकोनॉमिक पेन खत्म नहीं होती तो लोगों की तनकीद फिर शुरू हो जाती है। ये हम देखते हैं, ये सर्कल के एक कामयाबी मिलती है, लोग कहते हैं वेल डन, लेकिन जब लोगों को कुछ नहीं मिलेगा इकोनॉमिकली, लोगों की जेबें नहीं भरेगी, उनकी टेबल पर खाना नहीं आएगा, तो फिर क्या बनेगा? फिर लोगों ने नफरत का इजहार ही करना है। तो लोगों की सपोर्ट हासिल करने के लिए जरूरी है कि लोगों का भी सोचा जाए, पाकिस्तान की इकोनॉमी का सोचा जाए। पाकिस्तान के पास अब देखें स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस भी हैं, दिफाई बजट भी हमने बढ़ाना है, तो उसके लिए भी जरूरी है कि इकोनॉमी का साइज ओवरऑल बढ़े। इससे पहले ईरान को जब इंटरनेशनल मार्केट्स की एक्सेस मिली थी वो था 2015 का दौर, जब ओबामा के साथ डील की गई थी, लेकिन वो 2 साल ही तकरीबन चली थी। और उस वक्त भी हमने यही देखा था, जो उस डील को खराब करने वाले लोग थे, जो इजरायलीज थे, उन्होंने अपना पूरा जोर लगाया और ट्रंप को कन्विंस कर लिया कि ये डील एक झूठ है, और ट्रंप ने उसको तोड़ दिया प्रेसिडेंट बनते ही, और साथ ही इजराइल को एक और स्टेबिलिटी प्रोवाइड की अब्राहम अकॉर्ड्स के जरिए, यूएई की उनके साथ बातचीत करवा दी, नॉर्मलाइज करवा दिया। तो अब हम देख रहे हैं कि चीजें बहुत हद तक चेंज हो चुकी हैं। डोनाल्ड ट्रंप के इजराइल के साथ इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए, क्योंकि यहाँ डोनाल्ड ट्रंप को अपने मुल्क में भी एक स्टेबिलिटी चाहिए थी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, और वो तंग आ चुके थे महंगाई की वजह से, जो उन पर जबरदस्त तनकीद हो रही थी, क्योंकि वो अपने आप को प्रोजेक्ट ये करते हैं कि मैं बड़ा जबरदस्त हूँ इकोनॉमी के लिए, बिजनेस के लिए। तो उनके दौर में अगर ये कुछ होता है तो वो उनके लिए एक डिजास्टर था, उनकी पीआर के लिए। तो उनको ये चाहिए थी स्टेबिलिटी, जो वो अब अचीव करने की सर तोड़ कोशिशें कर रहे हैं, और इवन ईरान के साथ कुछ ना कुछ ट्रेड अंडरस्टैंडिंग निकालने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कहीं से वो मौका नहीं जाने देते ट्रेड का। और इजराइल को भी इन्होंने बता दिया कि जी हमने हमले कर लिए हैं, अब बताओ आगे क्या, ईरान तो खत्म नहीं हो रहा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर भी यहाँ इनका एक थोड़ा सा इख्तलाफ बचा है। ईरान कह रहा है कि अब हम कोई टोल फीस तो नहीं लेंगे, लेकिन उसको मैनेज करने के लिए बेयर मिनिमम पेमेंट रिक्वायर्ड है, जो कि सेफ पैसेज प्रोवाइड करेगी, गारंटीज देगी सिक्योरिटी की। और इस हवाले से ईरान ओमान के साथ बातचीत कर रहा है कि किस तरह मिलकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के एरिया को सिक्योर बनाया जाए। और यूएई भी ईरान के साथ बातचीत कर रहा है। यूएई ईरान के फ्रोजन एसेट्स को रिलीज कर रहा है ताकि ईरान उनके टेरिटोरियल वाटर्स को ब्लॉक ना कर सके, जो हमने 1 महीना पहले देखा था। यूएई, सऊदी अरब, कतर, ओमान इस वक्त ईरान के साथ बातचीत कर रहे हैं। और हमने पीस डील में ये भी देखा है कि अमेरिका और ईरान एक कम्युनिकेशन लाइन इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर, कि किस तरह चीज़ों को मिलकर मैनेज किया जाए। लेबनान में भी हम देख रहे हैं कि किसी हद तक खामोशी है, और इजराइल पर जो प्रेशर डाला गया था उसने काम किया है। इजराइल की कार्रवाइयों में बड़ी हद तक कमी आई है, लेकिन उनके मिनिस्टर्स की जानिब से स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि हमारी फौजें उन इलाकों में मौजूद रहेंगी जो हमने कैप्चर कर ली हैं। पाकिस्तान को यहाँ शॉर्ट टर्म गेन्स तो होंगे, लेकिन हमें लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी को भी अचीव करना चाहिए। यानी जिससे भी हम ट्रेड कर रहे हैं या कोई डील कर रहे हैं, तो हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का मुतालबा करना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग अपने मुल्क में लगानी चाहिए, लोगों को स्किल्स देनी चाहिए और एजुकेशन प्रोग्राम्स को बढ़ाना चाहिए, चाइना के साथ, अमेरिका के साथ या दूसरे पार्टनर्स के साथ, ईरान वगैरह के साथ, ताकि आपकी प्रोडक्टिविटी में इजाफा हो। सिर्फ आपकी हुकूमत की लेजिटिमेसी में ही इजाफा ना हो, बल्कि पूरे मुल्क का फायदा हो। एनालिस्ट के मुताबिक यहाँ पाकिस्तान को स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, ना कि एक बार फिर पाकिस्तान आईएमएफ की तरफ देख रहा हो और सऊदी अरब वगैरह की तरफ के हमें मज़ीद डिपॉजिट्स दें, हमने बड़ा अच्छा काम किया है। अमेरिका से कहे, सऊदी अरब से कहे, चाइना से कहे कि हमारे स्टेट बैंक को भर दो। पाकिस्तान को अब अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की ज़रूरत है। इसी तरह आपकी इकॉनमी भी बढ़ेगी लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के ज़रिए, शॉर्ट टर्म बूस्टर्स के ज़रिए नहीं, जो कि बाद में आपके लिए मज़ीद बर्डन बनते हैं, आपके डेट क्राइसिस को वर्स करते हैं। पाकिस्तान के अंदर एक आम बंदे के लिए भी बिजनेस एनवायरनमेंट फ्रेंडली होना चाहिए, ना कि सिर्फ रूलिंग एलीट के लिए जो हर तरह के पर्क्स एंजॉय करती है।
हुकूमत में रहते हुए वो पर्क्स भी इंजॉय करते हैं, सब्सिडीज भी खाते हैं। हुकूमती ओहदों के प्रिविलेजेस अलग होते हैं और उनसे मुंसलिक जो पार्टीज बिजनेस कर रही होती हैं उनको फेवरेबल एनवायरनमेंट भी मिलता है, उनको टैक्स छूट भी मिल जाती है। तो जैसे कहते हैं ना, पांचों उंगलियां घी में, वो वाला हिसाब है पाकिस्तान की रूलिंग एलीट का। और इसके बदले अवाम को क्या मिलता है? अवाम की जेब को मजीद निचोड़ा जाता है ताकि अपने पर्क्स और प्रिविलेजेस कम ना हो। हम ये देख रहे हैं कि इस पूरे प्रोसेस से पाकिस्तान को एक फ़ायदा तो हुआ है, पाकिस्तान की इमेज बूस्टिंग का, और भारत का प्रोपेगेंडा फेल हुआ है। यूरोपियन ऑफिशियल्स पाकिस्तान आ रहे हैं, पूरी दुनिया पाकिस्तान से बातचीत कर रही है। तो अब टाइम है इस अच्छी ऑप्टिक्स को स्ट्रेटेजिक गेन्स में कन्वर्ट करने का, इकोनॉमिक डिविडेंड्स हासिल करने का। तो हमें कॉमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में क्या पाकिस्तान ये अचीव कर सकता है? क्या पाकिस्तान डिप्लोमेटिक विक्ट्री को इकोनॉमिक गेन्स में कन्वर्ट कर सकता है, या हमेशा की तरह पाकिस्तान शॉर्ट टर्म गोल्स पर ही फोकस करेगा और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी पर काम नहीं किया जाएगा? और आपके ख्याल में क्या अमेरिका और ईरान के दरमियान कोई नई ट्रेड शुरू होने जा रही है? आप क्या समझते हैं? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से, पाकिस्तान से, जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं। द वाइट साइड एक ऐसा एग्जाम्पलरी प्लेटफॉर्म है जिसने आज तक कंटेंट के हवाले से किसी से डिक्टेशन नहीं ली। बमुश्किल 2 से 3 पेड कैंपेन्स की हैं और वो भी नॉन पॉलिटिकल। और इसके अलावा हम सारी रिसर्च, सारा डेटा खुद प्रोड्यूस करते हैं और कोशिश करते हैं कि बेस्ट इंफॉर्मेशन अपने व्यूअर्स तक पहुंचाएं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हम पर। हम पाकिस्तान में इंडिपेंडेंट मीडिया की असल शक्ल हैं। हम किसी से डायरेक्शन नहीं लेते बल्कि अपनी डायरेक्शन खुद बनाते हैं। हमें भारत ने भी बैन किया हुआ है और पाकिस्तान में भी मीडिया के हालात कुछ साजगार नहीं, और बाज़ औक़ात हमें इसी वजह से एहतियात बरतनी पड़ती है। हमारे इस इंडिपेंडेंट काम को सपोर्ट करने के लिए आप हमें पेट्रियन पर फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं, और जो हमें करंटली सपोर्ट कर रहे हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे बड़े भाइयों की तादाद अभी थोड़ी है, लेकिन इनकी यही सपोर्ट हमारे लिए बहुत मैटर करती है। हमें पेट्रियन पर आप इस लिंक पर जाकर सपोर्ट कर सकते हैं। हम हुकूमतों के हर गलत एक्शन को क्रिटिसाइज करते हैं और सिस्टम की जो नाकामियां हैं उसको हाईलाइट करते रहते हैं, लेकिन हमारा जो एक रीजनल नैरेटिव है उसको भी दुनिया के सामने रखते हैं। यानी बताते हैं दुनिया को कि हम रीजन की आवाज़ हैं, हम पाकिस्तान की आवाज़ हैं। एक सही मानों में पाकिस्तानी आवाज़ जो कि पाकिस्तानी नैरेटिव दुनिया को दिखाती है, जिसमें हमारी कामयाबियां और चैलेंजेस दोनों शामिल होते हैं।